हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आपने AS2 का पूरा कंटेंट पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन with its chief accountant on the following matters concerning inventories. What would be your advice to the auditor? जो कंपनी का चीफ अकाउंटेंट है उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और है। ऑडिटर आर्ग्यू कर रहा है कि भाई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं चलेगी। तो आपसे कह रहा है कि ऑडिटर को आप क्या ओपिनियन देंगे। देखिए कितनी इज्जत दे रहा है आपको, आप कंपनी के ऑडिटर को, ठीक है, ओपिनियन देंगे। पार्ट 1, इट हैज बीन पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू वैल्यू इट्स इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स टेक्सटाइल एट सेलिंग प्राइस। ये देखो मजा, कंपनी की पॉलिसी है कि वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करती है। सिंस द आइटम्स हैव ए रेडी मार्केट, क्योंकि इसका रेडी मार्केट है, मतलब जब चाहे जब माल बिक जाएगा। रेडी मार्केट किसको कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं कि हम आधी रात को अपना माल बेच सकते हैं, इतनी डिमांड है मार्केट में, तो इसको कहते हैं रेडी मार्केट है। तो कह रहा है कंपनी के प्रोडक्ट की ना रेडी मार्केट है, आधी रात को बेचना चाहेगा तो माल बिक जाएगा उसका, इसलिए वो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करता है। However, the auditor objects to this valuation on the basis that it amounts to recognizing unrealized profit. Obviously, 100 रुपए का आपका माल है, वो 150 रुपए का बिक सकता है और आपने 150 रुपए पे उसको दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई हमारी प्रॉफिट 50 रुपए से बढ़ जाएगी, वो प्रॉफिट जो अभी आया ही नहीं है, माल बिका कहाँ है। तो ये ऑडिटर का कहना है कि नहीं भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए आप क्या ओपिनियन रखते हैं? तो हम बताएंगे AS2 जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, वो ये कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन NRV, राइट। तो चीफ अकाउंटेंट जो ये ट्रीटमेंट बता रहा है वो बिल्कुल गलत बता रहा है, और मैं ऑडिटर के साथ हूं, जो ऑडिटर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये आपका आंसर होगा। लिखिए कैसे लिखा जाता है ऐसे आंसर को, और एकदम बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में लिखेंगे। एग्जाम में जैसे आपको ये आंसर लिखना है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो हमेशा आपका आंसर इसी तरीके से स्टार्ट होगा। जब भी आपको कोई ओपिनियन देनी है तो आप AS का नंबर रेफर करेंगे, AS का नाम रेफर करेंगे और फिर अपनी बात कहेंगे। अकॉर्डिंग टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, inventory is valued at lower of cost or NRV even if the inventory has ready market, it has to be valued at lower of cost or NRV, right? Thus the chief accountant of the company is wrong in his approach, and objection by auditor is correct। ठीक है, आइए पार्ट 2 देखिए अब इसका। द कंपनी incurs 20 lakh as fixed production overhead every year. Okay, it normally produces 1 lakh unit in a year, 1 लाख यूनिट ये नॉर्मली बनाती है। In 24-25 however it produces only 40,000 unit. Fixed production overhead per unit for the year 24-25 has been determined by the chief accountant as 50, 20 lakh divided by 40,000। नहीं,
जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है वो डिवाइड किससे किया जाता है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। या नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 है, तो हायर है 1 लाख, तो 1 लाख से डिवाइड किया जाएगा। और 20 लाख जब 1 लाख से डिवाइड किया जाएगा तो 20 रुपया आएगा। ठीक है, तो चीफ अकाउंटेंट गलत है, ये चीफ अकाउंटेंट बार बार गलत हो जा रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर लिखिए। आंसर 5(2). According to AS2 valuation of inventories, fixed production overhead is divided by normal capacity और actual production whichever is higher। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी कितना है, 1 लाख यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना हो जाएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ₹20। ठीक है, 10 फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट डिटरमिन्ड by chief accountant is incorrect। चीफ अकाउंटेंट गलत कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है ना आपको? तीसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस ऑफ 2 अबव इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर 1,25,000 यूनिट। अगर 1,25,000 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन होता तो आपका आंसर क्या होता? ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बात अकाउंटेंट या ऑडिटर की नहीं हो रही है, आपसे पूछ रहा है बताइए आपका आंसर क्या होता अगर 1,25,000 यूनिट होती। तो भाई एक्चुअल प्रोडक्शन अगर 1,25,000 यूनिट होती और नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख, तो हम 1,25,000 से डिवाइड करेंगे, जो ज़्यादा होता है उससे डिवाइड करते हैं। निकाल दीजिए आंसर। आंसर 5(3), इसमें हम लिखेंगे नॉर्मल कैपेसिटी तो 1 लाख, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, 1,25,000 यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना, 20 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000, ₹16। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। द कंपनी डीएससी 5 प्रोडक्ट ABCDE 5 प्रोडक्ट हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर द ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी क्या है एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो आपने पास्ट में खरीदा था वो वाली प्राइजेस होती है, तो ऑब्वियसली दैट्स एन हिस्ट्री, तो इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल प्राइस ऑल्सो। ठीक है,
तो हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर डिटरमिन्ड एज बिलो। 5 आइटम है, कॉस्ट आपको दी हुई है, एनआरवी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आइटम बाय आइटम आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेंगे और फिर वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है चीफ अकाउंटेंट वैल्यूज द क्लोजिंग स्टॉक इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 72 मिलियन। चीफ अकाउंटेंट ने ना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर टोटल बेसिस पे ले लिया है 72 मिलियन। ठीक है, ऑडिटर ये वैल्यूएशन मानने को तैयार नहीं है। द ऑडिटर डज नॉट कॉन्कर विद दिस वैल्यूएशन। बहुत सही कर रहा है, ऑडिटर कैसे मान लेगा, हमें तो यहाँ आइटम बाय आइटम बेसिस पे कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर निकालना होगा। आंसर 5-4 आइटम कॉस्ट और एनआरवी ABCDE 20, 16, 8, 16, 12, 14, 16, 12, 25, 8 लोअर 14, 16, 8, 16, 8 6, 4, 10, 18, 18, 19, 20, 24, 36, 32, 2, 3, 3, 3, 6, 62 आ रहा है। बस ठीक है। तो अब बताइए, इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, inventory is valued at lower of cost or NRV. According to AS2 valuation of inventories, inventory is valued at lower of cost or NRV on item by item basis. Value of closing stock is 62 million. Calculation done by chief accountant is incorrect. Right? Question number 6. An enterprise has in its stock 10,000 bags of cement at a cost of 180 per bag. 10,000 बैग 180 पर बैग के हिसाब से कॉस्ट है। द टर्म्स ऑफ द ट्रेड आर दैट द सीमेंट इज डिलीवर्ड एट द बायर्स डोर एंड द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज 10 पर बैग इज पेड बाय द सेलर। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सीमेंट इज 187 पर बैग। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 187, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस है 10 रुपया, तो एनआरवी हो गई 177 रुपीज़, कॉस्ट है 180, वैल्यूएशन किस पे होगी, लोअर पे यानी 177 पे। तो 10,000 बैग इंटू 177 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आंसर 6, कॉस्ट इज इक्वल टू 180, एनआरवी estimated selling price minus estimated selling expense, 187 minus 10 रुपया is equal to 177. Value of closing stock is 177 into 10,000 बैग। ₹17,70,000 रुपये। ठीक है।
आइए क्वेश्चन 7 देखिए। नॉर्मल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन केस 1 1 लाख अगर होता है तो क्या होगा? केस 2 80,000 प्रोडक्शन होती है एक्चुअल, केस 3 1,25,000 होती है। डिस्कस हाउ द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एलोकेटेड टू इन्वेंट्री। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री पे कैसे चार्ज होगी? तो हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर डालते हैं। तो उसी हिसाब से आप डालते जाएंगे तीनों केस में और पर यूनिट कॉस्ट आपको मिल जाएगी, मतलब इन्वेंट्री में कितना चार्ज होगा ये पता चल जाएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। केस 1 फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना होगा? 5 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा दोनों ही 1 लाख है तो 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए 5 रुपया। केस 2 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,80,000 विच एवर इज हायर 1 लाख, ठीक है। केस 3 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख या 1,25,000, 1,25,000 ज़्यादा है, ₹4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A has purchased 10,000 TV at a cost of 8,000 each, ठीक है। ऑन द बैलेंस शीट डेट देयर वर 2,000 टीवीज इन स्टॉक। 10,000 टीवी खरीदा 8,000 के रेट से, 8,000 टीवी बिक गई, उसमें से 2,000 टीवी बची है। ऑफ दीज मतलब इस 2,000 टीवी में से ऑफ दीज 500 वर ईयर मार्क्ड अगेंस्ट अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 9,000 ईच। अच्छा 500 टीवी का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है 9,000 रुपए के भाव में, बिका नहीं है, 9,000 रुपए के भाव में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। जनरल प्राइस ऑफ दिस ब्रांड हैज ड्रॉप टू 7,500। हालांकि अब इस ब्रांड के टीवी की प्राइस 7,500 रुपये हो गई है, यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट में है वो तो निकल जाएगा 9,000 में, बाकी तो 7,500 में बिकेगा। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड बाई बोथ पार्टीज। अच्छा 9,000 रुपये में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपको जोड़ दे के बता रहे हैं, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दोनों की सहमति हो चुकी है, यानी ये डील तो पक्की है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल सा है। आंसर 8। टू 2,000 टीवीज इज इन क्लोजिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक आपका, ठीक है। इसके दो पार्ट करेंगे आप, 500 टीवी अब 1,500 टीवी, ठीक है। 500 टीवी कॉस्ट कितनी? कॉस्ट तो भाई सबकी 8,000 रही है, ठीक है, इसकी भी 8,000 है। एनआरवी 500 टीवी तो ये बिक जाएगा तुम्हारा 9,000 के भाव में, जितने में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है। और ये वाला कितने का बिकेगा? ये बिकेगा तुम्हारा 7,500 रुपये का ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 8,000 के भाव से, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 7,500 के भाव से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 500 टीवी 8,000 के रेट से प्लस 1,500 टीवी 7,500 के रेट से, 8×5 = 40 लाख रुपए प्लस
1,12,50,000, तो 1,52,50,000 रुपये। अच्छा, आपके मन में जब मैं इस तरीके से डायग्रामेटिकली किसी आंसर को प्रेजेंट करता हूं तो बहुत सारे बच्चे बाद में मुझसे पूछते हैं कि सर क्या एग्जाम में भी हम ऐसे ही बना सकते हैं क्या, 2000 टीवी क्लोजिंग स्टॉक इसी तरीके से लिख सकते हैं या हमें लिखना होगा कि 2000 क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ विच 500 टीवी इज फॉर्म सेल, 1500 अदर टीवी। नहीं, इतना रनिंग सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप करिए, ये राइट अप्रोच है आंसर करने का, ठीक है। अब पूरे नंबर मिलेंगे आपको। Question 9. A Limited uses a single raw material that converts into finished product. During the current period, the cost of production and sales are as follows. रॉ मटेरियल 3 यूनिट लगती है 8 रुपये के रेट से, 1 यूनिट बनाने में 3 यूनिट रॉ मटेरियल लगती है 8 रुपये के रेट से 24 रुपये का। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में सारा वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और वो सब आ गया, क्या नाम है, लेबर वगैरह का खर्चा, 26 रुपये ये खर्चा है, यानी जो हमारा खर्चा लग जाता है वो 50 रुपये लग जाता है। सेलिंग प्राइस कह रहा है 75 रुपये, अच्छी बात है। On the balance sheet date, there is a steep fall in the price of the product to 45 because of competition. लो 45 रुपया NRV हो गई है अब बैलेंस शीट डेट पे, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड स्टीप फॉल इन मटेरियल प्राइस। मटेरियल की प्राइस भी गिर गई है। करेंटली द मटेरियल कैन बी परचेज एट 4 पर यूनिट। ये लो, ये रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4 रुपये हो गई है। रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 4 रुपये। ये NRV था फिनिश गुड्स का, NRV ऑफ फिनिश गुड्स। On the balance sheet date, there were 1 lakh unit of raw material in stock purchased on 31/3/2025 at a cost of ₹5 per unit. कह रहा है 31/3/2025 को 1 लाख यूनिट रॉ मटेरियल की पड़ी हुई है स्टॉक में, ठीक है, जिसको आपने 5 रुपये के भाव से खरीदा था। ये क्या नाटक है, ऊपर तो 8 रुपये बता रहा है। तो देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 8 रुपये के रेट से माल खरीदा गया था रॉ मटेरियल का, जिससे फिनिश गुड्स बना दिया गया है। आखिरी दिन जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ना, वो पता है कितने में खरीदा गया है, 5 रुपया। उससे अभी फिनिश गुड्स बना नहीं है। तो एक बात बताइए, आपको कौन से रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करनी है? वो जो आखिरी दिन पड़ा हुआ है 5 रुपए का खरीद के, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर जो फिनिश गुड्स बना था ना, उसमें रॉ मटेरियल जो यूज हुआ था वो 8 रुपए के भाव से खरीदा हुआ था, तो वो तो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बन गया, वो खत्म हो गया। जो आखिरी दिन माल पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल का, वो 5 रुपए के भाव से खरीदा हुआ था। लेकिन आज अगर आप खरीदोगे तो अब तो 4 रुपए के भाव से मिलेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दी हुई है और ये कॉस्ट दी हुई है रॉ मटेरियल की, ये कॉस्ट है रॉ मटेरियल की। इज दिस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? यस, दिस इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वो कौन से रॉ मटेरियल की कॉस्ट है? जो फिनिश गुड्स में यूज हो चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पहले हमें करनी पड़ेगी। फिनिश गुड्स अगर अपनी कॉस्ट से ऊपर पे बिक रहा है तब तो हम रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस पे करेंगे? कॉस्ट पे कर देंगे। अगर फिनिश गुड्स अपनी कीमत से कम पे बिक रहा है तब तो आप कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विचएवर इज लोअर पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, हम कहते हैं ना कि अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ऊपर पे बिक रहा है, ठीक है, या अपनी कॉस्ट से कम पे बिक रहा है, तो हम वैल्यू कैसे करते हैं? हम वैल्यू कैसे करते हैं? हम उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके जो फिनिश गुड्स बनेगा वो अपनी कॉस्ट से कम पे बिकेगा कि नहीं, ये देखते हैं। जब हम रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं ना, देखिए फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन तो एक हो गई जो एक्चुअल में फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, लेकिन हम रॉ मटेरियल के लिए भी तो फिनिश गुड्स को देखते हैं कि फिनिश गुड्स कॉस्ट पे बिक रहा है, कॉस्ट से ऊपर बिक रहा है, तो वो उसके लिए क्या देखते हैं? जो रॉ मटेरियल मेरे पास आखिरी दिन पड़ा हुआ है, अगर उससे फिनिश गुड्स बनेगा तो वो अपनी कॉस्ट से ऊपर बिकेगा या कम पे बिकेगा। मतलब रॉ मटेरियल को यूज करके, जो रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में पड़ा है उसे यूज करके हम फिनिश गुड्स घाटे में बेचेंगे, फायदे में बेचेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यूजिंग रॉ मटेरियल lying on 31st March 25. Raw material
3 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, 15 रुपया। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 26 रुपया, 41। NRV ऑफ फिनिश गुड्स वो बता रहा है 45 रुपया। तो अच्छा, अब फिनिश गुड्स इज बीइंग सोल्ड अबव इट्स कॉस्ट। एक बात बताइए, फिनिश गुड्स क्या भाव में बिकेगा? अपनी कॉस्ट से ऊपर पे बिक रहा है। फिनिश गुड्स की कॉस्ट 41 रुपया आ रही है, लेटेस्ट भाव पे अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट देखी जाए तो 41 रुपया है, और उसकी एनआरवी कितनी है? 45 रुपया। तो यानी अपनी कॉस्ट से ऊपर पे बिक रहा है। फिनिश गुड्स इज सोल्ड अबव इट्स कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितनी है? 5 रुपया, और कितनी यूनिट है? 1 लाख यूनिट, 5 लाख रुपये कॉस्ट हो गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Electricals and Company has 100 switchboard in stock at the balance sheet date 31st March 2025. The switchboard are valued at NRV value since their cost of manufacturing is very high. यहाँ पे कह रहा है कि स्विचबोर्ड की जो वैल्यूएशन होगी वो एनआरवी पे होगी। कॉस्ट को तो तुम गोली मारो, कॉस्ट तो तुम देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए देखो भी मत, एनआरवी पे वैल्यू कर डालो। ठीक है, ऑफ द 100 स्विचबोर्ड 60 वर सोल्ड एट 5000 ईच बिफोर साइनिंग द अकाउंट। 100 स्विचबोर्ड थे जिसमें से 60 सोल्ड हुए हैं 5000 रुपए के रेट से। 40 switchboard were in stock at the date of signing the accounts when the sale price was estimated at 4500. 100 switchboard हैं, 60 बिके हैं 5000 के भाव से बिफोर साइनिंग द अकाउंट्स। 40 switchboard were in stock at the date of signing the accounts when sale price was estimated at 4500. ठीक है, 100 स्विचबोर्ड थे उसमें से 60 5000 के रुपए के भाव से बिका है बिफोर साइनिंग द अकाउंट्स। साइनिंग ऑफ अकाउंट्स हमने आपको बताया था कि जब 31 मार्च की बैलेंस शीट होती है वो 31 मार्च के कुछ दिन बाद बनती है। जब बन के तैयार हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको साइन करते हैं। तो वो साइन होने से पहले उसमें से 60 स्विचबोर्ड बिक गए थे। ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च के पहले नहीं बिक गए थे। 31 मार्च को 100 यूनिट थी स्टॉक में, उसमें से 60 बिफोर साइनिंग ऑफ अकाउंट्स बिक गए थे। तो अगर साइनिंग ऑफ अकाउंट्स के पहले अगर कुछ भी माल बिक जाता है ना, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वही हम रख लेते हैं 31 मार्च की एस्टिमेटेड प्राइस। भाई हमको तो पता ही है ये माल इतने में बिका है, तो ये 60 स्विच बोर्ड का तो 5000 रुपये ही एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पकड़ लो। 40 स्विच बोर्ड में क्या हुआ? 40 स्विच बोर्ड वर इन स्टॉक एट द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अकाउंट व्हेन द सेल प्राइस वाज एस्टिमेटेड एट 4500। 40 स्विच बोर्ड के लिए 4500 एस्टिमेट किया गया था। ठीक है, ऑफ द 40 स्विच बोर्ड 20 वर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4000। अच्छा, इस 40 में से भी 20 तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे 4000 के रेट पे। तो भैया जब 4000 के रेट पे कॉन्ट्रैक्ट में थे तब तो बात ही खत्म हो गई। तो 20 का 4000 रुपया रख लो, अब बाकी जो बचा 20 है उसका 4500 कर लो। ठीक है, एंड द अदर 20 वर टू बी सोल्ड इन द फॉलोइंग मंथ व्हेन द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 4800 ईच। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ही आपको बता दिया था कि 40 स्विच बोर्ड वर इन स्टॉक एट द डेट ऑफ साइनिंग द अकाउंट व्हेन द सेल प्राइस वाज एस्टिमेटेड एट 4500, और उस समय प्राइस एस्टिमेट की गई 4500 की, जिसमें से उस 40 में से 20 का तो फर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था 4000 के भाव से, तब तो ठीक है। बाकी 20 जो बचा उसी की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? ये 4500। अब ये जो कह रहा है कि ये 20 अगले महीने में बिकेगा जिस समय प्राइस 4800 रुपये होगी, तो अब ध्यान दीजिए ये बाद में एस्टिमेट बना है। ठीक है, जो मैंने पहले एस्टिमेट बनाया था ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अकाउंट्स, तो उस दिन का ही एस्टिमेट पे अकाउंट्स फाइनल हो चुका होगा। बाद में जो एस्टिमेट बना उसका रोल ही क्या है? जब मेरा अकाउंट्स बन गया, ठीक है, बीओडी ने साइन वाइन कर दिया, उसके बाद हमने कोई एस्टिमेट बनाया तो फर्क पड़ता है क्या उससे? नहीं, अकाउंट्स तो बन गया ना।
अकाउंट्स किस पे बन गया, 4500 पे बन गया। एक्चुअली ये 2 बार एस्टिमेट बता रहा है कि पहले ये एस्टिमेट हुआ फिर ये एस्टिमेट हुआ। तो जब एस्टिमेट होने के बाद अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुका है तब दूसरे एस्टिमेट बनने का कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो 4800 है इसे आपको इग्नोर करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कुल मिला के कहानी ये है कि एक 100 स्विच बोर्ड थे जिसमें से 60 स्विच बोर्ड बाद में बिक गया साइनिंग ऑफ अकाउंट्स के पहले, तो जितने में बिका वही उसकी एनआरवी हो गई। 20 का उसमें से फर्म सेल थी, तो जितने में फर्म सेल हुई थी मतलब जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ले लेंगे एनआरवी, और बाकी बचा 20 उसका जो एस्टिमेटेड प्राइस था वो ले लेंगे। ठीक है, कौन सी एस्टिमेटेड प्राइस लेंगे, वो जो बिफोर साइनिंग ऑफ अकाउंट्स बनी थी। अच्छा, जहां हर तीनों ही केस में जो एनआरवी है उसी को हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ले रहे हैं, हम कॉस्ट यहां कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली लाइन में ही बता दिया था कॉस्ट तो बहुत ऊपर है, इसलिए सिर्फ एनआरवी को ही कंसीडर किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 100 स्विच बोर्ड, $60 स्विच बोर्ड 20 और 20। ये वाला सोल्ड बिफोर साइनिंग ऑफ अकाउंट, फर्म सेल, इसका फर्म सेल हो रखा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, और ये अदर हो गई। ठीक है, इसकी एनआरवी हो गई जितने में ये बिका था यानी कि 5000 रुपया। इसकी एनआरवी क्या हो जाएगी, जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि 4000 रुपये। इसकी एनआरवी क्या हो जाएगी, जितने में बिक सकता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ₹4500। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, 60 इंटू 5000 प्लस 20 इंटू 4000 प्लस 20 इंटू 4500। देख लीजिए कितना आ रहा है ये, 4,70,000 रुपीज़। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। द कंपनी पेज कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर द नेगोशिएटेड प्राइस फॉर टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर्स गो डाउन। आपको ये कॉटन क्लियरिंग चार्जेस समझना होगा पहले। उसके पहले एक्चुअली ये जो कॉटन का रुई का धंधा होता है वो कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। कॉटन की बिक्री कब ज़्यादा होती है, रुई, यहाँ रुई की बात हो रही है, आप समझते हैं रुई, उसकी जो ज़्यादा बिक्री होती है वो होती है सर्दियों में, ठंडी में। ठीक है, और आपको पता है कॉटन जो होता है वो बहुत हल्का होता है, रुई बहुत हल्की होती है, तो उसकी स्टोरेज प्लेस ना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जैसे एक पूरे बोरे में अगर हम कॉटन की बात करें तो शायद 4-5 किलो में पूरा एक बोरा हो जाता है। ठीक है, बड़ा सा बोरी हो जाएगा, 5 किलो ही वजन होगा उसका। राइट, तो इसकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। गर्मियों में इसका रेट कम होता है, सर्दियों में इसका रेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारे व्यापारी कैसे ये बिजनेस करते हैं, वो गर्मी के दिनों में जो सप्लायर होता है उससे रेट तय करते हैं, कहते हैं कितने रुपए किलो लगाओगे कॉटन, बताता है इतने रुपए किलो होगा, तो कहता है ठीक है 1000 किलो हमको कॉटन चाहिए, कहता है ठीक है भाई 1000 किलो कॉटन ले लो, वो बिल काट देता है, सामने वाला पैसा भी दे देता है उसको। लेकिन अब कॉटन उसके यहाँ से उठाता नहीं है, कहता है कॉटन तुम्हारे ही गोदाम में रहेगा, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब उठाएंगे, हमको टाइम समय यहाँ पे दे दो कि तुमको 1 साल के अंदर माल उठाना है या वॉटेवर जो भी, लेकिन माल अभी तुम्हारे पास ही पड़ा रहेगा। पता है माल क्यों नहीं लेके जा रहा है, ले जाके रखेगा कहाँ,
स्टोरेज के लिए तो फिर उसको पैसा लगाना पड़ेगा, माल अभी बिकेगा नहीं गर्मियों में, लेकिन अभी माल सस्ता मिल रहा था गर्मियों में, इसलिए उसने सौदा कर लिया। उसने कहा ठीक है भाई 1000 किलो कॉटन का हमको बिलिंग करो, पैसा लो पकड़ो, माल हमको जब चाहिए होगा तब मंगाएंगे। तो अब सप्लायर क्या करता है, सप्लायर कहता है कि तुमको भाई कॉटन क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, जब तुम माल लेके जाओगे तो उस समय हमसे क्लियरिंग चार्जेस पे करोगे, मतलब वो तय कर लेता है कि 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो तुमको अलग से हमको देना पड़ेगा कॉटन क्लियरिंग चार्ज। किस बात का ये पैसा है, गोडाउन मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तुम, जब तुम बिलिंग करा लिए माल तुम खरीद लियो तो तुम ना माल लेके जाओगे, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है तो वो ले जाते हैं। दूसरी चीज कभी कभी क्या होता है कि जब इसका सौदा होता है ना तो कस्टमर पूरा पैसा देता नहीं है, कहता है भाई हम पूरा पैसा लेके तो अभी जा नहीं रहे हैं, तो सिंस हम पूरा पैसा भी लेके नहीं जा रहे हैं तो पूरा पैसा भी नहीं देंगे, हम थोड़ा सा पैसा भी रोक लेते हैं, तो उस पैसे का ब्याज भी वो लेता है। सो व्हाट इज दिस कॉटन क्लियरिंग चार्जेस, ये कॉटन क्लियरिंग चार्जेस क्या हो गया, ये दो चीजें हो गई, एक तो गोडाउन रेंट हो गया, गोडाउन रेंट प्लस इंटरेस्ट भी हो गया एक तरीके से समझिए, इफ फुल पेमेंट वाज नॉट डन, इफ फुल पेमेंट वाज नॉट डन। तो कंपनी पे करती है कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर द नेगोशिएटेड प्राइस, परचेज प्राइस जो थी उसके ऊपर ये पे कर रही है, जितने में नेगोशिएशन हुआ था परचेज के लिए उससे ऊपर ये पे कर रही है, फॉर टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम द सप्लायर गोडाउन। द चार्ज इज इन द नेचर ऑफ नॉर्मल स्टोरेज चार्ज, द कंपनी वांट्स टू इंक्लूड सच चार्ज इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो कंपनी कॉटन क्लियरिंग चार्जेस पे करके कॉटन खरीद रही है वो कह रही है 100 रुपया किलो हम कॉटन खरीदे, 20 रुपया हम क्लियरिंग चार्जेस पे किए, तो हम 120 रुपये का कॉटन दिखाएंगे अपने यहाँ, ठीक है। सिंस इट इज इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, क्योंकि भाई ये इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने के लिए ये भी खर्च हुआ है, हम 20 रुपये और दिए हैं तब लेके आ पाए। जल्दी बताइए क्या होगा, एकदम बिल्कुल गलत कह रही है वो कंपनी। आपको पता है कि प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के खर्चे में न तो स्टोरेज चार्जेस ऐड होता है और ना ही इंटरेस्ट का खर्चा ऐड होता है। स्टोरेज कॉस्ट तभी ऐड होता है इन्वेंट्री में जब स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस था, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस तो है नहीं। दूसरा इंटरेस्ट की कॉस्ट तभी ऐड होती है व्हेन द एसेट इज बेसिकली अ क्वालिफाइंग एसेट विच टेक्स लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन इट्स कंप्लीशन, तभी जाके इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होती है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए ना तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो सकती है ना ही स्टोरेज कॉस्ट ऐड हो सकती है। तो गोडाउन क्लियरिंग जो क्लियरिंग चार्जेस है वो तो यही सब होता है, इसलिए क्लियरिंग चार्जेस ऐड नहीं हो सकता। आंसर 11, according to AS2 valuation of inventories, storage cost and interest cost cannot be added to cost of inventories. Cotton clearing charges comprises of storage cost and interest cost storage cost and interest cost thus cotton clearing charges shall not be added to inventory cost। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The company deals in 3 products A, B, C which are neither similar nor interchangeable, ठीक है, सब अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, A, B, C ऐसा है,
ठीक है। At the time of closing of its account for 24-25, the historical cost and NRV of the item are determined as follows. Historical cost दी हुई है, NRV दी हुई है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आइटम बाय आइटम बेसिस पे जो लोअर है वो ले लीजिए आप, ठीक है। आंसर 12, इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट, अच्छा पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज shall be valued at lower of cost or NRV on item by item basis. ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो इज द अकाउंटिंग डाटा ऑफ अ रिटेल बिजनेस इन पेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। कॉस्ट और रिटेल प्राइस दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 लेकिन रिटेल प्राइस पे वो है 30,000। पेंट परचेज किया आपने 1 लाख रुपए का, लेकिन रिटेल प्राइस के हिसाब से वो है 1,70,000 रुपये का। सेल फॉर द ईयर 1,60,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 40,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपको रिटेल प्राइस पे दिया हुआ है, ना कि कॉस्ट पे दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च यूजिंग रिटेल मेथड। रिटेल मेथड के हिसाब से आप कॉस्ट बताइए इन्वेंट्री की कितनी है, ये बताना है आपको। तो भैया हमको एक जीपी परसेंटेज चाहिए। तो देखिए ये दो आइटम का ना कॉस्ट और रिटेल प्राइस दोनों दिया हुआ है, इनकी मदद से जीपी परसेंटेज निकाल लीजिए कि भैया हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर एक पूरा पीएल बनाइए, जीपी परसेंटेज के हिसाब से जीपी भर दीजिएगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर 13 देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ना ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक और परचेज कॉस्ट पे कितना है, 1,20,000 का। अरे 20,000 और 1 लाख, 1,20,000 हो गया ये। और यही ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस रिटेल प्राइस पे कितना है, 2 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज एट रिटेल प्राइस 2 लाख है, यानी प्रॉफिट कितना है इसमें, 80,000 रुपये का है, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 80,000 है 2 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, यानी 40% का प्रॉफिट है, ठीक है। अब बनाइए आप एक पीएल। To opening stock, to purchases, to GP by sales by closing stock। और क्लोजिंग स्टॉक अब ये बैलेंस शीट फिगर से निकाल देंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लीजिए 20,000 कॉस्ट पे, परचेजेस 1 लाख रुपया कॉस्ट पे, सेल्स 1,60,000 रुपया। 1,60,000 रुपया अगर सेल्स है तो 40% जीपी होती है। 40% का मतलब
64,000 रुपया जीपी हो गई। तो 64,000 रुपया अगर जीपी हो गई तो ज़रा मेरे बच्चों तुम बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का। एक लाख 20,000 प्लस 64,000 60,000 24,000 रुपया। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए, क्योंकि सिंस हमें क्लोजिंग स्टॉक रिटेल प्राइस पे तो दिया ही था, तो हम इसी में से सीधे 40% घटा देते, कॉस्ट पे आ जाता। अल्टरनेटिवली मतलब ये पीएल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल प्राइस कितना बता रहा था, 40,000। हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 40% कम कर दीजिए इसमें से, 40,000 माइनस 40%, तो कितना हो गया, 24,000। वो तो गया 16,000 रुपये कम हो जाएगा प्रॉफिट वाला मार्जिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू 2,84,700 रुपये। द फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू हो रखी है 2,84,700 की। कह रहा है नीचे दिए गए आइटम भी कॉस्ट पे ही वैल्यू हुए थे। अब आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे 5 आइटम है, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ए बी सी डी ई, कह रहा है इन सब की टोटल की गई और ये जो कॉस्ट है एनआरवी नहीं लेने की जरूरत पड़ी, हमने कॉस्ट पे ही टोटल कर रखा है। अच्छी बात है, अगर कॉस्ट और एनआरवी में से कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट पे होना भी चाहिए था। कह रहा है कि हमारा लेकिन कॉस्ट पे ही है। कह रहा है अब हम एक आइटम के बारे में बता रहे हैं, जो आइटम सी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात बता रहे हैं आपको। अब मान लीजिए आइटम सी के बारे में उसने कुछ बात बताई और आपको पता चला एनआरवी ही उसकी लोअर है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, हमें ये वाली कॉस्ट को यहां से लाके माइनस कर देना चाहिए और ये वाली एनआरवी को यहां पे ऐड कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? अरे 5 आइटम 10 आइटम जो भी था वो कॉस्ट पे वैल्यू हो रखा है, ठीक है। अगर किसी आइटम के रिस्पेक्ट में एनआरवी लोअर है तो हमें उसकी कॉस्ट को क्या करना चाहिए, माइनस करके एनआरवी को जोड़ देना चाहिए, तो वैल्यूएशन सही हो जाएगी। क्योंकि हर आइटम का कॉस्ट एनआरवी चाहे लोअर ना ऐड होना चाहिए था। अगर किसी में कॉस्ट ऐड हो गया है और कॉस्ट ऐड नहीं होना चाहिए तो क्या रास्ता है भाई, कॉस्ट को घटाइए, एनआरवी को जोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कह रहा है कि हमने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो अब कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दे रहा है, अगर वहां पे भी आपको लगता है कॉस्ट ही लोअर है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर एनआरवी लोअर है तो कॉस्ट को जोड़ के एनआरवी को घटाना है। क्या कह रहा है, 400 कोट्स विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 80 ईच वर नॉर्मली सोल्ड फॉर 150। 400 कोट है, 800 रुपए की कॉस्ट है इसकी, 150 रुपए में बिकता है। ओइंग टू डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर, ओ डिफेक्टिव यूनिट है। दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एट 50% ऑफ द नॉर्मल प्राइस। वो आधे रेट पे बिके हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, सेलिंग एक्सपेंसेस भी 5% कम हो गया। आधे रेट पे बिके हैं यानी 150 का माल 75 में बिका है, 5% और लगा है उसमें, यानी ये तो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो एनआरवी इसकी कम आएगी। ये कौन सा केस है, डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड वाला केस है, डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड। तो इसमें डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड में क्या होता है, कॉस्ट तो जो लगी है एक्चुअल में, मतलब गुड यूनिट की जो कॉस्ट है वही ले ली जाती है। तो हमारा कॉस्ट कितना लगा है, 80 रुपया, ठीक है। और एनआरवी हमारी कम हो जाएगी बिकॉज वो डिफेक्टिव की तरह बिका है, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको इसको। आंसर 14, डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड, डिफेक्ट नॉट रेक्टिफाइड वाला केस है। कॉस्ट कितना हो जाएगा, 400 कोट का 80 रुपये के रेट से। एनआरवी कितना हो जाएगा, 75 रुपया में बिकेगा और 5% इसका आपको खर्चा लगेगा बेचने में,
तो 75 माइनस 5% और 75 इंटू 400 करेंगे आप। अट्ठाईस या 500। क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए आपको? हमें जो ऊपर कॉस्ट पे ही सारा जुड़ा हुआ है तो ये 32,000 रुपये कॉस्ट घटा के 28,500 जोड़ देना चाहिए। हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हम 32,000 रुपये पे इन्वेंट्री को वैल्यू कर रखे हैं, हमें करना कितने पे? 28,500 पे है, तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाई 32,000 माइनस 28,500 कम करना होगा ना। हम 32,000 रुपये पे वैल्यू कर रखे हैं, 28,500 पे जबकि करना चाहिए, तो 3,500 रुपया हमको कम करना होगा इन्वेंट्री की वैल्यू। आगे देखिए, 800 स्कर्ट विच हैड कॉस्ट ₹20 ईच, 20 रुपये इसकी कॉस्ट थी। दीज टू वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। रेमेडियल वर्क वर इन अप्रैल कॉस्ट ₹5 पर स्कर्ट। अच्छा, आपने रेमेडियल वर्क किया यानी डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट थी, कह रहा है 800 स्कर्ट 20 रुपए की कॉस्ट, 800 स्कर्ट 20 रुपए की कॉस्ट, यानी कितना? 16,000 रुपया। लेकिन अगर हम डिफेक्ट को रेक्टिफाई करते हैं तो पता है AS2 कॉस्ट ये नहीं कहता, एक्चुअल में कॉस्ट यही है, 20 रुपये लगा है। लेकिन AS2 क्या कहता है? कहता है अगर आप डिफेक्ट रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, तो 5 रुपये और लगेगा। अब 5 रुपये लग के वो माल कितने के बराबर बनेगा? 20 रुपये के बराबर ही तो बनेगा। देखिए 800 स्कर्ट मेरी डिफेक्टिव थी, उसमें 20 रुपये लगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो स्कर्ट एकदम सही थी उसमें कितना लगा है? उसमें भी तो 20 ही रुपये लगा है। ये थोड़ी ना कि डिफेक्टिव को अलग से तैयार करते हैं, ये मान के तैयार करते हैं देखो इसमें ना बढ़िया से काम नहीं करेंगे, कम पैसा लगाएंगे ताकि डिफेक्टिव हो जाए। अरे डिफेक्टिव कर थोड़ी ना रहे हैं हम, डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। स्कर्ट की सिलाई या कटाई गलत की नहीं गई, हो गई 800 स्कर्ट में गलती। तो जितना सही स्कर्ट बनाने में पैसा लगा है उतना ही गलत स्कर्ट बनाने में भी पैसा लगा है। एक गुड यूनिट ऑफ स्कर्ट की कीमत कितनी है? 20 रुपया। तो AS2 कहता है 5 रुपया और लगा के ये डिफेक्टिव यूनिट गुड यूनिट के बराबर बनेगा, यानी इस डिफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट आज हम कितनी मानेंगे? 15 रुपए। ये पढ़े हो ना सब आप? तो अकॉर्डिंग टू AS2 कॉस्ट एज पर AS2, ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में कॉस्ट वो नहीं है जो AS2 बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट तो यही है जो ऊपर आपने लिखी, लेकिन AS2 गुणा गणित लगा देता है और वो कॉस्ट ये मानता है 20 माइनस 5 रुपया, ठीक है। तो 15 इंटू 800 कितना हो गया? 12,000 रुपया, ठीक है। अब आइए NRV पे। दिस टू फाउंड टू बी डिफेक्टिव, रेमेडियल वर्क 5 रुपये का हुआ, सेलिंग एक्सपेंसेस पूरे बैच का 800 रुपया लगेगा, यानी 1 रुपये पर यूनिट का सेलिंग एक्सपेंस है, 800 स्कर्ट में 800 रुपया लगेगा। एंड दे वर सोल्ड फॉर 28 ईच, फिर वो 28 रुपये के रेट से बिक गया माल, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। 28 रुपये का बिका, 1 रुपये सेलिंग का खर्चा, यानी 27 रुपये NRV हो गई। NRV हो जाएगी 800 इंटू 28 माइनस 1, 21,600, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्कर्ट, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट की इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी? 12,000 रुपया। आपको पता है कि उसने कितने पे दिखाया है? हमारी वैल्यूएशन आ रही है इस पे कॉस्ट पे। क्वेश्चन में बोल रहा था हमने कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू कर रखा है और वो ये आ रही है कितना? 2,84,700। एक बात बताइए उसने कौन सी कॉस्ट ली होगी? अरे जो एक्चुअल में कॉस्ट होगी वही पकड़ा होगा, जो कॉस्ट लगी है पूरी वो टोटल की होगी उसने। ये थोड़ी ना गुणा करती, ये तो आपको मालूम है ना कि AS2 के हिसाब से कॉस्ट कितनी होती है।
एक्चुअल में उसने कॉस्ट पे ही किया है, लेकिन उसने ये वाली कॉस्ट ले रखी होगी, उसने थोड़ी ना 12,000 वाली कॉस्ट ले रखी होगी। आपके हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इन दोनों का लोअर आ रहा है 12,000 रुपया, उसने कॉस्ट पे ले रखा है, यानी उसने ये 16,000 पे ले रखा होगा, तो हमें 4,000 रुपये से कम करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹4,000। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, सर हम कैसे मान ली यही वाला कॉस्ट लिया होगा, अगर ये वाला कॉस्ट लिया होगा तो बेटा हम ही बताएंगे ना कि कौन सा लिया होगा, आप थोड़ी ना बता दोगे। आप कैसे मान लोगे, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए मान लोगे। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आपको बोलता है कि कॉस्ट पे वैल्यूएशन हो रखी है और डिफेक्ट वाला केस आ जाए, तो आप समझ लेना कॉस्ट का मतलब वो तो जनरल कॉस्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन ही अगर पूरा AS2 के हिसाब से कॉस्ट वॉस्ट निकाल चुका है, तो आप क्या कर रहे हो फिर आप अचार डालो घर में बैठ के, फिर एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो वहां पे जब वो कॉस्ट बोल रहा है तो वो यही कॉस्ट बोल पाएगा, वो उसने AS2 की कैलकुलेशन नहीं बैठा रखी है, अभी AS2 की कैलकुलेशन आप कर रहे हो। तो अब इन्वेंट्री की वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाएगा फाइनली? 2,84,700 माइनस करेंगे उसमें से 3,500। पॉइंट नंबर 1 में 3,500 माइनस हुआ, पॉइंट नंबर 2 में 4,000 माइनस हो रहा है, 7,500 माइनस हो जाएगा। 2,84,700 माइनस 7,500, 277,200। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बच गए हैं वो करेंगे, और फिर आपके साथ ढेरों सारे MCQ भी करेंगे। विल स्टॉप हियर।